हेलो गाइड्स, नमस्कार। नई शुरुआत चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो गाइड्स, आज देखेंगे अपन अम्ल क्षारक एवं लवण। देखिए, ये जो वीडियो है अम्ल क्षारक एवं लवण, ये 10वीं क्लास का अध्याय 2 चैप्टर नंबर 2 है। जैसे कि आपको पता होगा कि हमने अध्याय फर्स्ट करवा चुके हैं, उसमें हमने देखा था रासायनिक अभिक्रियाएं। सो गाइस, इसमें देखते हैं अपन अम्ल क्षारक एवं लवण। बहुत ही मज़ेदार तरीके से करवाया जाएगा ये अम्ल क्षारक एवं लवण, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अम्ल क्षारक और लवण जो कि बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या अपने 10वीं से संबंधित एग्जाम हो, इससे निकालने के लिए हम इसको बहुत ही मज़ेदार तरीके से समझाएंगे। इसमें हमने समझाने के लिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, इसके लिए हमने डायोग्राम, चित्रों आदि का प्रयोग किया है, जिससे कि आपको समझकर ही याद हो जाए। आपको लर्न करने की या याद करने की, रटने की झंझट खत्म। सो गाइस, चलते हैं आज की वीडियो की ओर। अम्ल क्षारक एवं लवण देखते हैं क्या है इस लेसन में। बहुत ही डिटेल से समझाएंगे, जिससे आपको समझ में आ जाए और दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। क्या होता है ना गाइस, अपन पढ़ते तो रहते हैं, बार बार पढ़ते हैं इसी चीज़ को, और वो एक बार पढ़ लें, अपन अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से, उसमें कोई कमी ना छोड़ें, जिससे कि आपको दोबारा पढ़ना ना पड़े। ऐसे में अपन थोड़ी ऐसे ही पढ़ लेते हैं बिना मन से, जोश और जुनून को साथ देखिए मेरी वीडियो को। मैं भी फुल कोशिश करूँगी आपको जोश जुनून के साथ समझाने की, जिससे कि आपको एक ही बार में याद हो जाए, समझ में आ जाए और आपको कोई प्रॉब्लम ना जाए। बार बार देखने से अच्छा है एक ही बार देख लो ना। 1 घंटे की वीडियो 2 घंटे में देखो ना, क्यों देखो ना। लेकिन ये नहीं कि 1 घंटे के लिए अपन 4 दिन लगाते हैं। 2 घंटे नहीं दे पाते हैं एक वीडियो के लिए, लेकिन फिर 4 दिन देते हैं। एक दिन आज पढ़ लिया, कुछ दिन बाद फिर भूल गए अपन, तो फिर पढ़ा, फिर कुछ दिन बाद भूले तो फिर पढ़ा, यही होता रहता है। सो गाइस, आज अच्छे इत्मीनान के साथ, ध्यान के साथ देखिए मेरी वीडियो को, और आप अम्ल क्षारक और लवण से पाइए छुटकारा। हमेशा के लिए आराम से याद हो जाएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। सो गाइस, चलते हैं आज की वीडियो की ओर। क्या है, आपने अपनी पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि भोजन क्या होता है, कड़वा होता है, और क्या होता है स्वाद में खट्टा एवं कड़वा होता है। भोजन में विद्यमान क्रमशः यह अम्ल क्षारक के कारण होता है। ऐसा क्यों होता है कि अपन देखते हैं कि अपन दैनिक जीवन में कि भोजन कभी कभी अपन देखते हैं कोई भोजन खट्टा होता है, तो कोई मीठा होता है, तो कोई क्या होता है, कड़वा लगता है। ऐसे क्यों? अब क्योंकि भोजन तो भोजन है, पर ऐसा क्यों लगता है? वो इसलिए लगता है, उसका कारण है अम्ल और क्षारक। क्या है इसका कारण? अम्ल और क्षारक की प्रवृत्ति होने के कारण। इसमें अम्ल भी होता है और क्षारक भी होता है। यदि आपके परिवार में कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित हो जाता है, तो आप उपचार क्या करेंगे? यदि किसी के, आपके परिवार के सदस्यों में या किसी को भी, यदि आप ही को मान लें आप कि क्या होता है, अम्ल के कारण आप पीड़ित पड़ जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? ऐसे में क्या सुझाएंगे? क्या नींबू पानी देंगे उसके लिए, या सिरका या बेकिंग सोडा का विलयन पिलाएंगे? तो देखिए, यहाँ पे पॉइंट में लिखा हुआ है, उपचार बताते समय आप किस गुणधर्म पर ध्यान रखेंगे? आप जानते हैं कि अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। आपने अवश्य जानकारी का उपयोग किया होगा, इसका उपयोग किया होगा। देखिए जो गाइड्स क्या होता है, यदि आप कोई व्यक्ति अम्ल से पीड़ित है, तो उसके लिए अपन क्षारक दे देंगे। क्यों दे देंगे? क्षारक का उपचार करवाएंगे, क्योंकि जो अम्ल होता है और जो क्षारक होता है, प्लस क्षारक मिला देते हैं अपन, तो क्या हो जाता है, इससे ये दोनों का प्रभाव ही क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इसमें यदि अम्ल से पीड़ित है तो अपन क्षारक दे देंगे, जिससे कि वो ठीक हो जाए, इसका प्रभाव ही खत्म हो जाए अम्ल का। सो गाइस, चलते हैं आगे। याद कीजिए कैसे हमने बिना स्वाद चखे ही खट्टे और कड़वे पदार्थ की जांच कर ली थी।
कर लेते हैं अपन लोग। ये तो जरूरी नहीं, क्योंकि हमने तो ये बता दिया कि अम्ल जो होते हैं, अम्ल का पता चलता है खट्टे के कारण और क्षारक का पता चलता है किसके, कड़वे होने के कारण। तो हर चीज को अपन चेक कर तो नहीं बता सकते ना। कोई यदि अपन रासायनिक विलयन होते हैं, यदि अपन चेक कर बताते हैं तो क्या हो जाता है, अपन को प्रॉब्लम हो सकती है। उसमें क्या हो सकता है, अपन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हर चीज को चक्कर नहीं, तो अपन टेस्ट कर सकते हैं, ना ही अपन उसको छूकर बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है हमारी स्किन को प्रॉब्लम हो जाए। सो गाइस, इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए भी इसका उपचार है अपने पास। ये नहीं कि अपन देखकर ही बता दें कि ये क्या है, अम्लीय है या फिर ये क्षारक है। सो गाइस, देखते हैं आगे। आप जानते हैं कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्या कर देता है? अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। जबकि और ये इसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। और यह लाल कर देता है किसी भी चीज को। यदि कोई नीला लिटमस डालते हैं अपन लिटमस पेपर है जो मार्केट में आराम से आसानी से मिल जाता है। इसका अपन प्रयोग करके भी आप घर में देख सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम प्रयोग करके बताएंगे आपको। इसमें भी डायग्राम के माध्यम से समझाने की फुल कोशिश की जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। आपके साथ है नई शुरुआत चैनल। जबकि क्षारक का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा होता है। और अम्ल का देखिए ला है, तो यहाँ समझ लो कि उससे लाल हो जाता है लिटमस पेपर, ठीक है, और स्वाद खट्टा होता है। और इसका क्षारक का स्वाद कैसा होता है? एक कड़वा होता है। यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्या कर देता है? यह जो क्षारक होता है, सॉरी गाइस, जो क्षारक होता है वो क्या करता है? नीला करता है किसी भी चीज को, किसी चीज को नहीं, लाल को नीला कर देता है। उल्टा है अम्ल और क्षारक, अपोजिट समझ लीजिए। अम्ल लाल कर देता है नीले को, अम्ल लाल कर देता है, लाल लिखा है तो समझो लाल कर देता है, ठीक है। और जो क्षारक होता है वो क्या कर देता है? नीला कर देता है। क्योंकि ये लाल कर रहा है तो ये नीला तो करेगा, क्योंकि अपोजिट है ये। प्राकृतिक सूचक है यह। लाल लिटमस पत्र नीला कर देता है, और लिटमस एक प्रकृति का सूचक है, प्राकृतिक सूचक होता है। इसी प्रकार हल्दी भी ऐसा ही सूचक है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर क्षारीय प्रकृति का साबुन रगड़ते हैं, तब वो क्षारीय होता है साबुन, ध्यान रखना आप, क्षारक की प्रवृत्ति का होता है। जैसे अपन नींबू जो होता है वो क्या होता है? अम्लीय होता है, क्योंकि वो खट्टा होता है, और खट्टी चीज क्या होती है? अम्लीय होती है, ध्यान रखना। और क्षारक जो कड़वा होता है, अपन चखेंगे साबुन तो मीठा नहीं लगेगा, खट्टा नहीं लगेगा, वो कड़वा लगेगा, ठीक है ना। तो साबुन क्या होता है? सोडियम NaOH, हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कैसा होता है? वो क्षारीय होता है। और जब अपन रगड़ते हैं उसमें, तो उसका जो रंग होता है हल्दी वाले कपड़े का, तो वो कैसा कर देता है? भूरा रंग, लाल हो जाता है। लेकिन कपड़े अत्यधिक जल से धोने के कारण फिर से पीले रंग हो जाते हैं। अम्ल एवं क्षारक जांच के लिए आवश्यक है संश्लेषित सूचक मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथैलेन का भी उपयोग किया जाता है इसके सूचक के लिए जांच करने के लिए। इस अध्याय में अम्ल और क्षारक की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे अपन, ठीक है। अम्ल और क्षारक के बारे में देखेंगे। हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल क्षारक कैसे एक दूसरे पर प्रभाव को समाप्त करते। जैसे हमने पहले बताया कि अम्ल और क्षारक जो होते हैं वो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। लेकिन वो करते कैसे हैं प्रभाव को खत्म? प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। कौन? अम्ल और क्षारक यदि मिल जाते हैं तो इन दोनों का प्रभाव नष्ट हो जाता है। ना तो अम्ल का क्षारक प्रभाव बचता है, ना क्षारक का। मान लीजिए कि हम दोनों में किसी के बीच, दो लोगों के बीच फाइट हो जाती है।
फाइट हो जाती है, तो जब वो समाज के बीच जाते हैं ना, तो दोनों कटहरे में अपन देखते हैं कि यदि अदालत में जाते हैं तो खड़े हो जाते हैं। उनकी गिनती क्या होती है, ये दोनों झगड़ालू हैं, इनका प्रभाव खत्म हो जाता है, उनका मान और सम्मान समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार यदि अम्ल और क्षारक की लड़ाई करवाई जाए ना, फाइट करवाई जाए, तो क्या हो जाएगा, दोनों का ही प्रभाव समाप्त हो जाएगा। ना तू रहेगा ना तू रहेगा, ना तेरे को मिलेगा ना तेरे को मिलेगा, और मजा कौन लेगा, दूसरा बीच का लवण ले लेता है। ठीक है, समाप्त कर देते हैं। ऐसी दुनिया जीवन में पाई जाने वाली उपयोग, ऐसे दैनिक जीवन में पाई जाने वाली तथा उपयोग में आने वाली वस्तु ही रोचक बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि यहाँ क्या आप जानते हैं, क्या लिखा है, लिटमस बैंगनी रंग का रंजक होता है और थैलोफाइटा समूह के तो लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है तथा थैलाफाइटा समूह लिचेन पौधे से निकाला जाता है। लिटमस जो विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है, लिटमस विलियन, ठीक है ना, वो थैलाफाइटा समूह के लिचेन पौधे से निकाला जाता है। किससे, लिचेन पौधे से निकाला जाता है। प्राय इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलियन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। जो लिटमस होता है वो ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारकीय होता है, तब यह बैंगनी रंग का होता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया और जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियां किसी विलियन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति का सूचक होती हैं। जैसे अम्ल, क्षारक, सूचक या कभी कभी केवल सूचक कहते हैं। क्या होता है, जो बहुत सारी पत्तियां जो हमने बताए हैं, अभी नाम लिया, पत्ता गोभी है, हल्दी है, हाइड्रेंजिया है, ये क्या होती है, अम्ल और क्षार का हमें पता बता देती हैं कि अम्ल है कि अम्लीय है विलियन या क्षारीय है, हमको इसका पता चल जाता है, सूचना मिल जाती है, इसलिए इसको सूचक भी बोलते हैं, अम्ल क्षारक का सूचक बोलते हैं। जैसे लिटमस पेपर का प्रयोग करके अभी अपन देखेंगे। सो गाइस देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आया है, प्रश्न देखते हैं अपन। आपको 3 परख नली दी गई हैं, ठीक है, इनमें से एक आसावित जल एवं शेष 2 में से एक अम्लीय विलयन है और एक दूसरे में क्षारीय विलयन है। क्या है, एक में अम्लीय विलयन है और एक में क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है, नीला नहीं दिया जा रहा है, ठीक है ना, पत्र दिया जाता है, तो आप परख नली में से रखे पदार्थ की पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा लाल है, कौन सा अम्लीय विलयन है और कौन क्षारीय है, कैसे बताएंगे आप। सो गाइस देखिए, यदि अपन को लाल लिटमस दिया गया है, तो लाल लिटमस यदि अम्ल में डालेंगे तो क्या होगा, उसका रंग तो, क्योंकि नीला लिटमस यदि अम्ल में डालेंगे तो वो लाल हो जाएगा, लाल कर देगा अम्ल, ठीक है, लाल लिखा है यहाँ पे, लाल कर देगा, हिंट है उसके लिए, ट्रिक के लिए, सॉरी, लाल कर देगा। और यदि अपन को लाल तो दिया ही गया है, और यदि अपन क्षार में डालेंगे, क्षारक में डालेंगे लाल लिटमस, किसमें, क्षारक में डालते हैं लाल लिटमस, तो क्या कर देता है, वो नीला कर देगा। तो अपन को यदि क्षारक में डाल दिया तो अपन को पता है कि वो नीला हो जाएगा, तो अपन पता चल जाएगा कि ये क्या है, ये क्षारक है, और इसमें यदि डालते हैं तो उसका कलर वैसा ही रहेगा, क्योंकि लाल लिटमस को यदि अम्ल में डालते हैं तो उसका वो उसी कलर में, क्योंकि वो लाल ही करता है, वो तो है ना, नीले को लाल करता हो, लाल है तो लाल ही रहेगा लिटमस, और यदि नीला होता तो लाल कर देता। और क्षारक क्या होता है, वो क्या करता है, नीला कर देगा, क्योंकि लाल लिटमस है तो उसको क्षारक में डालेंगे तो नीला हो जाएगा। सो गाइड्स यहाँ देख सकते हैं आप कि देखिए ये क्या है, अम्ल है, ये किसका बेस है, अम्ल है, क्या है ये, अम्ल है, ये क्षार है। हमने क्या डाला है इसमें, जो अपन को लेना क्या है, लाल लिटमस पेपर लेना है। यदि अपन इसमें क्षारक, ये क्षारक का घोल है, किसका है, क्षारक है,
यदि लाल को अपन क्षारक में डालते हैं तो क्या हो जाता है, वो नीला कर देता है, ठीक है ना। और यदि अपन यही लाल पेपर इसमें डालेंगे, अम्ल में डालेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो तो लाल ही रहेगा अम्ल में, ठीक है। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि लाल लिटमस पेपर यदि क्षारक में डालते हैं तो वो क्या सा हो जाता है, नीला हो जाता है। देखिए इसका प्रभाव कैसा हो गया है, नीला हो गया है। आई होप गाइड आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके आगे, देखते हैं अम्ल क्षारक और रासायनिक गुणधर्म को समझना। अब उसके अपन को रासायनिक गुणधर्म समझेंगे। सो गाइस यदि आपको एक क्रियाकलाप पढ़ना हो तो आप पढ़ लीजिएगा पॉज करके। अपन देखते हैं इसको, समझाते हैं, समझाने की फुल कोशिश करते हैं। विलियन का नमूना लाल लिटमस पेपर फिनोल। रंग में परिवर्तन के द्वारा यह सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल या क्षारक है। देखिए अब रंग से भी अपन पता कर सकते हैं। अभी अपन ने देखा कि लाल और नीला जो क्षारक होता है वो क्या कर देता है, किसी भी लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और जो अम्ल होता है वो क्या कर देता, जो क्षारक होता है वो नीला कर देता है, और जो अम्ल होता है वो क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो रंग के आधार पर भी हम पता लगा सकते हैं। कुछ पदार्थ इसकी गंध अम्लीय क्षारीय माध्यम से भिन्न होती है, गंध सूचक हो कहते हैं इनमें। जैसे कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनकी गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम से भिन्न होती है, इसे गंध सूचक भी कहते हैं। गंध से हमें पता चल जाता है। देखिए यहाँ पे कुछ प्रेक्षण करके बताया गया है। आपके प्रेक्षणों के आधार पर वेनिला, प्याज, लौंग के तेल में से किसी गंधीय सूचक की तरह उपयोग किया जा सकता है, इसमें पूछा गया है। अम्ल क्षारक रासायनिक गुणधर्म को समझने के लिए आइए देखते हैं अम्ल क्षारक के धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। तो धातु के साथ वो कैसा अभिक्रिया करता है, इसके बारे में बताया गया है इस क्रियाकलाप में। इसमें देखते हैं अपन क्या होता है। देखिए क्या होता है, यहाँ पे क्या रखे हैं, दानेदार जिंक के टुकड़ों के साथ। अब जिंक का टुकड़ा क्या है, एक धातु है, और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया ज्वलन द्वारा हाइड्रोजन गैस की जांच की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल देखिए दो प्रकार के होते हैं, इसमें बताया नहीं गया, बताया जाएगा शायद। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और एक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसमें जल की मात्रा अधिक होती है और अम्ल की कम होती है, और जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसमें जल की मात्रा कम तथा अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। इसमें दानेदार जिंक के टुकड़े डाल दिए गए हैं। ये अम्ल भरा हुआ है इस वाली यहाँ पे, ठीक है, और ये परख नली है, ठीक है, ये स्टैंड बना हुआ है। अब इसमें से ये क्या कर रहे हैं, प्रवाह नली है, इसमें से आ रहा है, इसमें से ये अम्ल आ रहा है, ठीक है ना। ये क्या है, पानी, साबुन का विलयन है, ये क्षारक है, मतलब साबुन का विलयन मतलब कि क्षारक है। अब इसमें हाइड्रोजन से भरे बुलबुल, साबुन के बुलबुले। अब देखिए यहाँ से हाइड्रोजन, क्योंकि अम्ल में क्या पाया जाता है, HCl होता है, अम्ल होता है। इसमें हाइड्रोजन के अणु भी पाए जाते हैं और क्लोराइड के अणु भी पाए जाते हैं, क्योंकि HC और L होता है, तो हाइड्रोजन के और क्लोराइड के, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन के अणु इससे निकल रहे हैं, इस वाली नली से ये आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, और ये किस में आ रहे हैं, ये आ रहे हैं क्षारक में आ रहे हैं। तो फट फट करके क्या यहाँ पे क्या है, और ये मोमबत्ती। अपन देखते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस है वो सर्वाधिक जलने वाली गैस है, और जो ऑक्सीजन गैस है, जो अपन ने नेक्स्ट लेसन में ही बताया था हमने, और जो ऑक्सीजन गैस है वो जलाती है, कि जलाने में सहायक होती है, और हाइड्रोजन जलने वाली सक्रिय गैस, जलने वाली, जल्दी आग लगा देती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मोमबत्ती है, ये मोमबत्ती के लिए हुए है। इसमें जैसे ही ये बुलबुला आता है हाइड्रोजन के साथ में, यहाँ पे तो बुलबुला बन जाता है, और ये निकलता है तो ये पॉप की आवाज़ निकलती है,
फक से जल जाती है क्या? मोमबत्ती। अम्ल, क्षारक एवं लवण। यहाँ दानेदार जिंक के टुकड़ों के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया ज्वलन द्वारा हाइड्रोजन गैस की जांच की जा रही है कि यहाँ पे अब हाइड्रोजन गैस की जांच हुई कि इसमें हाइड्रोजन गैस ना होती तो वो मोमबत्ती नहीं जलती। उसमें हाइड्रोजन गैस थी, HCl था। क्या था? HCl था, इसलिए वो जल्दी से मोमबत्ती जलने लगी। तो अपन को समझ में आ गया कि इसमें क्या है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या पाया गया है? हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन की जांच हो गई। क्या है? ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई अभिक्रिया धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन गैस के विस्थापन करती है। जैसे कि अब वहाँ पे जिंक के दाने, मतलब कि जिंक के दाने थे तो क्या धातु थी और उसमें हाइड्रोजन गैस अलग हो गई, तो हाइड्रोजन परमाणु विस्थापन हो गई। वो क्या हो गई? हाइड्रोजन गैस विस्थापन के रूप में कार्य करती है। इस यौगिक का बनता है जिसे लवण कहते हैं। इस यौगिक को क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। अम्ल तथा धातु मिलकर के क्या बनती है? लवण, और हाइड्रोजन गैस का विस्थापन हो जाता है। यदि किसी चीज में अम्ल मिलाते हैं, वहां पे देखा था हमने जिंक एक धातु थी और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल था, उससे क्या निकल के आई? लवण अलग हो गया और हाइड्रोजन गैस अलग हो गई, और हाइड्रोजन गैस के कारण निकल रही थी। हमको कैसे पता चला? क्योंकि वहां से मोमबत्ती वो जल गई थी वायु के प्रवाह में। जिन अभिक्रियाओं के तो अम्ल और धातु से क्या निकल के आता है? लवण और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आई होप गाइड्स आपको समझ में आ रहा होगा। इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। इस अभिक्रिया को अपन कैसे लिख सकते हैं? जैसे तो वो क्षारक था, नीचे जो बाल्टी में वो रखा था ना बॉक्स में, वो क्या था? क्षारक था। मतलब क्षारक था मतलब कि रहा होगा उसका घोल, साबुन का घोल। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड विलयन था और जिंक धातु मिलाई गई थी और सोडियम ऑक्साइड जिंक निकल के आया और हाइड्रोजन गैस क्या हो गई? अलग हो गई। ठीक है, ये लवण निकल के आया, यहाँ से हाइड्रोजन गैस अलग विस्थापन हो गया था। आप देखेंगे कि अभिक्रिया में पुनः हाइड्रोजन बनाता है, किंतु अभिक्रिया सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। यह अभिक्रिया क्या है? सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। ये हो रहा था किसमें? जिंक के साथ में। आप देखते हैं आगे, देखिए जो अम्ल होता है वही कार्बोनेट और धातुओं के साथ में अभिक्रिया करता है। यहाँ पे क्या लिखा है? सॉरी गाइड्स, धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोकार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। अपन को ये देखने हैं कि धातु जो होता है वो कार्बोनेट तथा हाइड्रोकार्बोनेट के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है? कार्बोनेट तथा हाइड्रोकार्बोनेट के साथ में कैसे अभिक्रिया करती है कोई भी धातु। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निकलना, कैसे निकल रही है उसमें अपन ने देखा था कि वो हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, है ना। हाँ, तो देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यहाँ पे तनु हाइड्रो अम्ल भरा हुआ है। ये कौन सा है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भरा हुआ है इसमें, इस वाली परख नली में। ठीक है, और ये सोडियम के कुछ वो डले हैं, सोडियम कार्बोनेट डला है इसमें, धातु डली है। ये स्टैंड है, ये थिसेल फेनेल कीप है। ठीक है, ये वाली। और यहाँ से क्या हो रहा है? देखिए ये है परख नली है, ये निकास नली है, यहाँ से निकल रही है। क्या निकल रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन निकल रहा है। कैल्शियम, अब कैल्शियम क्या होता है? चूना। हाइड्रोक्साइड का विलयन निकल रहा है और यहाँ ये किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से क्या कर रहा है? अभिक्रिया कर रहा है। यहाँ पे कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, उपरोक्त क्रियाकलाप में वाली अभिक्रिया को इस प्रकार लिखा जा सकता है। परख नली ए, सोडियम Na
सोडियम और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें था, ठीक है ना, सोडियम और कार्बन डाइऑक्साइड भरा था। तो इससे क्या था, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन भरा था, वो सोडियम भी था और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम क्लोरिक अम्ल था। और साथ में अब इससे क्या बना, इससे क्या निकल के आया, देखिए सोडियम क्लोराइड H2O, हाइड्रोजन भी निकल के आई और ऑक्सीजन गैस भी निकल के आई, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी थे और क्या था, ऑक्सीजन भी थी। परखनली 2 में सोडियम हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक ठोस अवस्था में था, और इसमें मिला था क्या, ये अम्ल मिला था, HCl अम्ल मिला था, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला था। और इससे निकल के आया सोडियम क्लोरिक और हाइड्रो ऑक्सीजन अलग हो गई और ऑक्सीजन अलग हो गई, ये गैसें अलग हो गई। उत्पादन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर यदि उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल के आई है उसको अपन यदि चूने के पानी से प्रवाहित करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए गैस कार्बन डाइऑक्साइड CaH2O का चूने का ये विलयन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें क्या मिला रहे हैं अपन, कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहे हैं गैस, उससे क्या मिल रहा है अपन को, श्वेत अपक्षेप मिल रहा है और हाइड्रोजन गैस मिल रही है। मतलब कैल्शियम कार्बन चूने के पानी में यदि अपन ऑक्सीजन मिलाते हैं तो वो क्या बन जाती है, श्वेत अपक्षेप बन जाता है, वो सफ़ेद हो जाती है, दीवार अपनी चमकने लगती है। क्या होता है, जैसे कि अपन बुझे हुए पानी, चूने के पानी को अपन दीवारों में पोत देते हैं, पुताई के काम में आता है, अपन देखते हैं बहुत जगह गांव में, तो क्या होता है, वो वातावरण में क्रिया कर लेता है, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करने के कारण वो उसका अपक्षेप कैसा हो जाता है, श्वेत हो जाता है, वो सफ़ेद होता है और दीवारें चमकने लगती हैं। देखिए अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने के अभिक्रिया होती है, यदि अपन ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं उसमें तो क्या होता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ठोस अवस्था में हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब कि जल H2O प्लस में ऑक्सीजन मिला रहे हैं तो जल में विलयशील हो जाता है, क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड इक्विलिब्रियम के रूप में। देखते हैं चूना पत्थर, खाड़ियाँ, संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट का विविध रूप है। जो चूना पत्थर होता है ना वो कैल्शियम कार्बोनेट का विविध रूप होता है, क्योंकि जो चूना पत्थर अपन देखते हैं वो ज़्यादा वाइट होता है सफ़ेद की नहीं होता है, तो वो किसके कारण होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो जल के साथ अभिक्रिया करता है H2O के साथ, और उससे फिर क्या होता है, फिर वो कहीं भी रख दिया जाता है तो वो किससे अभिक्रिया कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वो क्या हो जाता है, सफ़ेद दिखने लगता है। तो संगमरमर के जो पत्थर होते हैं वो किस प्रकार के दिखाई देते हैं, संगमरमर के दिखाई देते हैं, संगमरमर सफ़ेद दिखाई देते हैं, सॉरी। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। अब अम्ल और क्षार, यहाँ पे धातु, जैसे अपन यहाँ पे बताना भूल गए हम, धातु कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बोनेट यदि अम्ल के साथ में प्रक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, कोई भी धातु हो और अम्ल हो, प्लस में क्या मिल रहा है, अम्ल मिल रहा है, तो क्या बन रहा है, लवण निकल के आता है, वहां से लवण बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है गैस, और साथ में जल अलग हो जाता है, ये बनता है। धातु के साथ अभिक्रिया करने पर कार्बन डाइऑक्साइड और देखिए गाइस यहाँ पे उपरोक्त क्रियाकलाप ने हमने प्रेक्षण किया कि अम्ल और क्षारक प्रक्षेपी प्रभाव तथा क्षारक का अम्ल प्रभाव समाप्त हो जाता है। हमने बताया था कि अम्ल और यदि क्षारक को मिलाया जाता है तो उनका प्रभाव समाप्त हो जाता है। अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, एक साबुन है, साबुन टाइप का होता है, मतलब कि धोने वाला सोडा,
पाउडर, मतलब कि वो निरमा वगैरह, डिटर्जेंट या साबुन, और उसमें अपन मिला रहे हैं क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये मिल करके क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड और प्लस में H2O, मतलब जल का अलग हो जाता है और सोडियम क्लोराइड बन जाता है। ये अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होता है। इसे उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। उदासीन अभिक्रिया इस प्रकार लिख सकते हैं, अम्ल और क्षारक, तो उससे क्या बनता है, लवण और जल बन जाता है। यदि यहाँ पे अपन ने देखा अम्ल भरा हुआ है और यहाँ पे क्या है, एक डिटर्जेंट का पाउडर है, और इनको अपन मिला रहे हैं तो क्या बन रहा है, लवण बन जाता है और क्या बन जाता है, जल बन जाता है। सो गाइड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे अम्ल मिलाया जा रहा है, क्या मिल रहा है, इसमें अम्ल है ये और ये है क्षारक, ठीक है, और इन दोनों को एक ही बर्तन में मिलाया जाता है तो क्या बन जाता है, उदासीन हो जाता है, मतलब कि लवण बन रहा है और जल बन रहा है। क्या बन रहा है, लवण और जल निकल के आता है। आई होप गाइड आपको समझ में आ गया होगा डायग्राम के माध्यम से। यह एक उदासीन प्रक्रिया होती है। क्या होती है, उदासीन हो जाता है, मतलब उदास हो जाता है, अब कुछ किसी का प्रभाव ही नहीं रहेगा, तो क्या बनेगा, लवण, एक उदासीन प्रक्रिया तो है ही है, जल बनेगा। लवण और जल, अम्ल मिला दिया गया और क्षार मिला दिया गया इकट्ठा इस बर्तन में, तो क्या बन जाता है, अम्ल और लवण बन जाता है। आई होप गाइड आपको समझ में आ रहा होगा। अब अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रियाएं। अब अम्ल के साथ अपन धातुओं के ऑक्साइड की अभिक्रियाएं को देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आप देखेंगे कि विलयन का रंग नीला हरित हो जाएगा और कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है। विलयन नीला हरित रंग अभिक्रिया कॉपर सेकेंड में क्लोराइड बनने के कारण होता है। ऑक्साइड अम्ल के बीच सामान्य अभिक्रिया के धातु इस प्रकार होती है, जैसे कि अभी एक क्रियाकलाप का बता रहा था ये वाला, अपन देखते हैं। यहाँ पे देखिए धातु ऑक्साइड मिलाई जा रही है और अम्ल मिलाया जा रहा है, तो क्या धातुओं के साथ भी यदि अम्ल मिलता है तो भी क्या बनता है, अम्ल यदि धातुओं के साथ भी मिलता है तो क्या बनता है, धातु ऑक्साइड और अम्ल के साथ में मिल करके क्या बनाते हैं, लवण और जल। इसी प्रकार हमने देखा था क्षार और क्या मिल रहा था, अम्ल मिल रहा था, तो क्या बन रहा था, लवण और जल निकल के आता था। इसी प्रकार धातु ऑक्साइड और अम्ल मिलने से भी लवण और जल निकल के आता है। उपरोक्त अभिक्रिया अब उपरोक्त अभिक्रिया के लिए समीकरण को लिखकर इसे संतुलित कीजिए। क्षारक अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं, अतः धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। इसीलिए धातु, देखिए यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि अम्ल के साथ में क्या मिल रहा है, धातु ऑक्साइड मिल रहा है, तो लवण और अम्ल बन रहा है, लवण और जल बन रहा है, तो अपन समझ सकते हैं कि ये क्षारीय प्रवृत्ति की होती है धातु ऑक्साइड। क्यों, क्योंकि उसमें भी लवण और जल बन रहे थे अम्ल के साथ मिलकर, और इसमें भी धातु ऑक्साइड और अम्ल के साथ मिलकर लवण और जल मिलता है, बन रहे हैं, तो धातु ऑक्साइड कैसी प्रवृत्ति हुई, एक क्षारीय प्रवृत्ति हुई। देखिए क्या लिखा है, क्षारक के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रियाएं, यही अभी बताया जाएगा क्रियाकलाप में। जैसे कि 2.5 में कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड चूने के बीच अभिक्रिया देखी हमने। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है। क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि चूना का पत्थर, एक क्या है, वो क्षारक है। ये धात्विक जो थे वो क्षारक थे, ठीक है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते थे। हमने देखा कि लवण और जल का निर्माण, अपन क्षार में मिलाएं अम्ल को तो लवण और जल मिलता है, और धात्विक ऑक्साइड में मिलाएं तो भी लवण और जल मिलता है। और यदि अपन अम्ल को मिलाते हैं, किसके साथ में मिलाते हैं, यहाँ पे बताया गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाते हैं तो भी अपन को क्या मिलता है, लवण और जल मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके भी वो क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है, उदासीन प्रक्रिया। यह क्षारक अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है, अतः यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अत्यधिक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं।
जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्ल, हाँ, धात्विक सॉरी गाइस, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं और धात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। इसीलिए लवण और जल बन रहा था, क्योंकि अम्ल मिला रहे थे और धात्विक मिला रहे थे, अधात्विक नहीं धात्विक मिला रहे थे, तो लवण और जल बन रहा था। यहाँ पे अधात्विक ऑक्साइड और अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि अधात्विक ऑक्साइड मिलाएंगे और क्षारक मिलाएंगे तो भी लवण और जल बनेगा। ठीक है, आई होप गाइस समझ में आ गया हो। यदि आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। सो गाइस देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या पूछ रहा है, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। अब पीतल है, तांबा है, बर्तन है, ये देख धातु है, क्या है, यह एक धातु है, और यदि अपन खट्टे पदार्थ इसी में रखते हैं तो क्या होता है, धातु कैसी होती है, एक क्षारीय प्रवृत्ति होती है। धातु तो क्या होता है कि जब अपन धातु ये क्या होती है, ऐसी धातु क्या होती है, ये धातु है, और अम्लीय खट्टा है दही, तो ये कैसी होगा, खट्टा होना, एक क्या है, अम्लीय है, और अम्ल और धातु कैसी होती है, क्षारीय होती है, क्षारीय प्रवृत्ति क्या होती है, और अम्ल कैसा होता है, खट्टे पदार्थ कैसे होते हैं, अम्लीय प्रवृत्ति, और क्षारीय और अम्लीय प्रवृत्ति को यदि अपन मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, वो उदासीन हो जाता है, फिर वो किसी का प्रभाव नहीं होता है, और क्या हो जाता है, उससे जल भी अलग हो जाता है, लवण और जल बन जाता है। सो इसीलिए हमें तांबे या पीतल के बर्तन में खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया हो, और यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आते ये क्वेश्चन आंसर तो गाइस प्लीज गाइस कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, अपनी राय बताएं, और हमें बताएं कि आपको ये क्वेश्चन चाहिए है। कोई बीच बीच के जो लेसन के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हम वीडियो बना देंगे एक, या वीडियो नहीं बनाएंगे तो आपको एक नोट्स जरूर दे देंगे, जिससे कि आपको नोट्स, यदि आपको आंसर चाहिए है तो हम आपको इसमें आंसर दे देंगे और आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, अब इसमें वैसे तो हम इसमें समझा ही देंगे, यदि आपको लिखने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम जरूर दिलाएंगे आपको। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, उदाहरण द्वारा समझाइए। गैस उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। धातु के साथ क्या होता है, अम्ल क्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है। अब धातु के साथ यदि अम्ल क्रिया करेगा तो कौन सी गैस निकलेगी, H2 निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे हमने यहाँ पे बताया था क्या निकल रही, धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। वो कोई भी धातु हो उसके साथ ही यदि अम्ल क्रिया करता है तो उसे गैस निकलती है। गैस की उपस्थिति की जांच हम कैसे करेंगे, जैसे अपन ने किया था इसमें कि वो जो पहली वाली वो नहीं थी, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया, तनु अम्ल डाला था और उसमें जिंक धातु डाल दी थी, और जिंक जब अपन उसमें क्षार में निकाल रहे थे तो क्या हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति अलग हो जाती थी। अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है, या और कोई कार्बन डाइऑक्साइड गैस जला रहे थे तो वो अलग हो जाता था, जल अलग हो जाता था, ये होता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कोई धातु ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है और बुदबुदाहट उत्पन्न होती है, इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि इन उत्पन्न यौगिक में से कैल्शियम क्लोराइड है तो अभिक्रिया संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसका रासायनिक समीकरण लिख रहा है जो कि ऊपर लिखा हुआ है, और यदि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो हम इसी में लिखने की कोशिश करेंगे और आपको दिलाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइड्स,
और प्लीज़ लाइक करें, यदि आपको पसंद नहीं आती तो डिसलाइक करें, लेकिन कारण बता दें कि क्यों नहीं आई पसंद, कहाँ हमारी कमी रह गई, कहाँ प्रॉब्लम हुई। हम आपसे आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस। देखिए गाइस, ये दिखाना रह गया था, जैसे कि यहाँ पे साबुन है। साबुन कैसा होता है? एक क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। कैसा होता है? क्षारीय। कैसे पता चला? हमने जैसे लाल लिटमस पेपर डाला है इसमें, तो इसका कलर कैसा हो जाता है? नीला। और क्षारक जो होता है वो क्या कर देता है? किसी भी चीज़ को नीला कर देता है। ये हमने आपको पहले ही बता दिया है। और यदि कोई भी चीज़ को यदि अम्ल होता तो वो क्या कर देता? वो तो लाल ही रहने देता है, क्योंकि वो लाल करता है। और क्षारक क्या करता है? नीला करता है। इसी प्रकार हमने बताया था आपको कि जो खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें क्या होता है, जो उसमें अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे नींबू है, नींबू में क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। और अम्ल किसी भी नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? अम्ल अम्ल देखिए यहाँ पे अम्ल में लाल लिखा रहता है, तो वो क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, ये नींबू है और नींबू में इन्होंने क्या दिया? एक लिटमस पेपर डाला। कैसा था? ये नीला था। तो ये इसका कलर कैसा बदल गया? लाल कर दिया इसने, क्योंकि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है गाइड्स। ये कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आपके बहुविकल्प क्वेश्चनों में पूछ सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइड्स। आई होप आपको सारी ये चीज़ें समझ में आई हो। हमने रंग परिवर्तन बता दिया। और आज हमने क्या पढ़ा? जैसे अम्ल या क्षारक की पहचान कैसे करें अपन? तो अपन लिटमस पेपर के या फिर पत्तियों से कर सकते हैं किसी भी चीज़ की। यदि अम्लीय प्रवृत्ति का है यदि कोई चीज़, तो वो लिटमस पेपर को कैसा कर देता है? लाल कर देता है, नीले लिटमस को। यदि क्षारीय प्रवृत्ति का है तो वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। हमने ये देखा। और यदि इनके प्रभाव को ख़त्म करना हो तो कैसे कर सकते हैं? इन दो अम्ल और क्षारक को मिला करके। और जब यदि अपन अम्ल और क्षार मिलाते हैं तो क्या बन रहा था गाइड्स? अम्ल और क्षार मिलाने से बन रहा था क्या? उदासीन हो जाता था वो लवण और जल बन जाता था। जो जितनी भी धातुएं होती हैं वो कैसी प्रवृत्ति की होती हैं? वो क्षारीय प्रवृत्ति की होती हैं, क्योंकि धातुओं को भी अम्ल से मिलाने पर लवण और क्या बनता है? जल का निर्माण होता है। सो गाइड्स, आज अपन ने ये सब देखा। हो सकता है आपको ये वीडियो समझ में आया हो, और यदि आपको समझ में आया, अच्छे से अपन ने रिवाइज भी कर लिया। और क्या होता है, और अपन ने क्या पढ़ा इसमें? कोई भी यदि अपन अम्ल में कौन सी गैस निकलती है यदि अपन अम्ल में क्या डालते हैं? धातुओं के साथ क्रिया करती है तो क्या? हाइड्रोजन। अम्ल से कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोक्साइड निकलती है, क्योंकि अपन देखते हैं बुझी मोमबत्ती को वो जला देता था। क्षार में यदि अपन डालते थे तो अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन पाया जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइड्स। यदि आपको पसंद आता है तो लाइक